student. Today we will discuss वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर इन लंदन इन 1927 एंड फर्दर डेवलप्ड बाय द पॉलिंग एंड द अदर आल्सो। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि कंसीडर टू हाइड्रोजन एटम ए एंड बी अप्रोचेस ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई Na and Nb and the electron present in them are represented by Ea and Eb। हाइड्रोजन को अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन को हमें पता है कि हाइड्रोजन H, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर कोई भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो ये फॉर्म होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस H। तो ये हमको क्या देगा? H2। तो इन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने इस वाले को हमने क्या मान लिया? Na। और इसको हमने क्या मान लिया? इसके न्यूक्लियस को हमने Nb मान लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसिडरेशन में है कि कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम A and B अप्रोचेस ईच अदर एंड हैविंग अ न्यूक्लियाई Na and Nb एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाय Ea and Eb। ठीक है, अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझो कि अगर हम एनर्जी कंसिडरेशन की बात करते हैं तो जब भी एनर्जी कंसंट्रेशन में बात करते हैं तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड द सेकेंड वन होता है रिपल्सिव फोर्सेस। अब अगर हम 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं तो माना कि अगर जब सपोज करो कि अगर दोनों बहुत दूर है एक दूसरे से, दोनों एटम क्या है? फार अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर, सो देर इज़ नो इंटरेक्शन फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन दैम। लेकिन अगर हम उनको एक दूसरे के पास ला रहे हैं फॉर द बॉन्डिंग तो वहाँ पे क्या होगा? न्यू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जनरेट होगा। ठीक है, तो पहला होगा एक द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि हमको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं दे आर रिपलिंग टू ईच अदर। तो एक होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ दिस कंबाइनिंग एटम एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम्स। मतलब न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्सेस है टेंड्स टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन द सेम वे सम अट्रैक्शन फोर्सेस ऑल्सो जनरेटेड। कहाँ जनरेट होगा अट्रैक्शन फोर्सेस? अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, या न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम, उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। और जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो टेंड्स टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे याद रखना है कि 2 तरीके के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जनरेट हो रहे हैं, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन एनर्जी को बढ़ा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर? अगर हम कहते हैं कि जो फोर्स है, अगर किसी भी बॉन्डिंग में अगर 2 पार्टिकल एक दूसरे के पास आ रहे हैं, 2 एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं और अगर उनकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। या हम सिंपल से अदर वर्ड में कहें, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मोर देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन फोर्सेस से फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज कर रही है। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो जब भी अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, रिपल्शन फोर्सेस कम होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में इन द एनर्जी कंसिडरेशन में, अगर एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम घटेगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाएगा, स्टेबिलिटी कंडीशन में जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज Na एंड Ea। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में? उस न्यूक्लियस और उसके ही इलेक्ट्रॉन के बीच में। न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन Nb एंड Eb, पहला इंटरेक्शन हो गया। दूसरा अट्रैक्शन होगा जब किसके बीच में? न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, Nb Ea और Na Eb। रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में होगा? दोनों एटम के क्या? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियर ऑफ 2 एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन में हमें मिलेगा। अब इसको देखो, यहाँ पे हमने इसको डायग्राम लिया है। तो अब हमारे पास देखो, ये डॉटेड लाइन है, ये ओल्ड फोर्सेस बता रहा है।
और जो ये स्ट्रेट लाइन बता रही है ये क्या बता रही है, न्यू फोर्सेस बता रही है। तो न्यू फोर्सेस देखो किसके बीच में है, एक हाइड्रोजन है, ये क्या है, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये ई भी किसका है, ये इसका है। ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ पे देखो ये जो ऐसे एरो दिखाते हैं हम लोग, ये वाला जो एरो हम दिखा रहे हैं, ये क्या बता रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है। और जब हम एरो को ऐसे करके दिखा देते हैं तो ये किसको बता रहा है, रिपल्शन को बता रहा है। ठीक है, अब इसको यहाँ गौर से देखो, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में, अब देखो यहाँ पे इसके बीच में अट्रैक्शन है एक, दूसरा अट्रैक्शन यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। तो ये 4 अट्रैक्शन हो गए। ये अट्रैक्शन जो है 1 और 2 जिसमें मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम के बीच अट्रैक्शन है। और 3 और 4 किसके बीच में है, ये सेम एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। इन द सेम टाइम कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी है। तो देखो ये रिपल्सिव फोर्सेस किसके बीच में आ गया, जो अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अनदर एटम के बीच रिपल्शन है, और इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम के बीच में क्या है, रिपल्शन है। तो यही हमारे पास है अट्रैक्शन फोर्सेस एंड द रिपल्शन फोर्सेस। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, क्या एनर्जी कंसेप्ट, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए ना, एनर्जी कंसेप्ट में देखिए कि अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो हमने को यहाँ लिख के रखा है, अगर माना कि 2 एटम है, अगर सपोज करें कि 2 हाइड्रोजन एटम आर वेरी फार अवे टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो 0 है। तो हम क्या कर रहे हैं, द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 0 एज द एटम इज फार अवे। नाउ एटम स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो हमने यहाँ 2 एटम लिए, देखो 1 एटम सेकेंड एटम, एक दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे से ये डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस डिक्रीजेस। जैसे से डिस्टेंस डिक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एंड द मॉलिक जो भी एटम है दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आते चले जाएंगे, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, एंड वेन एवर दे आर कमिंग क्लोजर, तो वहाँ पे इंटरेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और इंटरेक्शन का बढ़ रहा है तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही, लूज करता जा रहा है। जैसे जैसे एनर्जी लूज करती जाएगी वो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं एटम। ठीक है, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन को, ठीक है, अब वहाँ पे वो कहते हैं कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हमें मिलेगा जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, या जिसको हम पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी कहते हैं, उस कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा गैप है यहाँ से जीरो से लेके, ये जीरो से लेके यहाँ तक का, ये हमारी जो ये क्या कहलाता है, एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी हो गई। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना आ रहा है हाइड्रोजन के लिए, 74 पिकोमीटर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, या जिसको हम D0 से शो करते। ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ हो गया, कितना आ रही, 74 पिकोमीटर। और यहाँ पर वो कह रहे मिनिमम एनर्जी है, क्योंकि देखो मिनिमम एनर्जी में आ गया, और फिर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब इसके और अगर हम एटम को पास लाने की कोशिश करते तो देन एनर्जी स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाएगा और अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, और एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है जब अट्रैक्शन फोर्सेस रिपल्शन फोर्सेस से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आए, बैलेंस हो जाए, और अट्रैक्शन फोर्सेस बिकम मोर देन द रिपल्शन फोर्सेस। क्लियर, तो ये हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिंपल सा समझ लीजिए इस बात को कि वेन एवर अट्रैक्शन फोर्सेस इज मोर देन द रिपल्शन फोर्सेस देन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। और अगर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा है अट्रैक्शन फोर्सेस है तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इसको हम समझ सकते हैं टेकिंग बाय अनदर एग्जाम्पल, नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अब हम कहते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता, तो अब हीलियम मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहा। तो अगर हम इन केस ऑफ हीलियम ले रहे हैं, नाउ नॉन फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, अब हम यहाँ बात करते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। तो फिर एनर्जी कंसिडरेशन को लीजिए। तो हम कहते हैं कि जब 2 हीलियम मॉलिक्यूल एक दूसरे सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम अगर एक दूसरे से बहुत दूर है तो वहाँ कोई इंटरेक्शन फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है बिटवीन द हीलियम एटम। अब दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, पास आना शुरू हो रहे हैं।
तो जैसे से दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो 4 न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ जनरेट होंगे और साथ में 5 न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट होंगे जब वो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो अब अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे होंगे, तो हीलियम का जो एटम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो ये हीलियम है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हीलियम का एक न्यूक्लियस और ये दूसरे हीलियम का न्यूक्लियस, ये एक हीलियम हो गया, ये दूसरा हीलियम हो गया, ठीक है। अब इस हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इस हीलियम का ये इलेक्ट्रॉन और दूसरे हीलियम का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों के पास, तो 2 न्यूक्लियस और कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हमारे पास आया है वो अट्रैक्शन फोर्सेस हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखो ये अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या है, ये अट्रैक्शन फोर्स हमें दिख रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। ये तो ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस है। अब न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस को अगर हम देखते हैं तो जो ब्लैक लाइन से शो किया हम लोगों ने, जो जितने भी ये न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किससे शो कर रहे हैं, हम ब्लैक लाइन से शो कर रहे हैं। तो 1 2 3 और ये हो गया 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब आइए ओल्ड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं हम लोग। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन को अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ओल्ड फोर्सेस में हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अब न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हमारे पास देखो कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे पास ये आ गया, ये पूरा रिपल्शन है 1, ठीक है। ये सेकेंड रिपल्शन हो गया 2, ये किसके बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम के बीच में, ये भी इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम और इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम के बीच में, ये 2 अट्रैक्शन रिपल्शन हो गए। तीसरा रिपल्शन देखो कहाँ पर है, इन बिटवीन 2 न्यूक्लियस। 4 रिपल्शन देखो कहाँ पर है, इन बिटवीन दिस 2 इलेक्ट्रॉन, और 5th ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 5 रिपल्सिव फोर्सेस है और 4 क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो जो रिपल्सिव फोर्सेस है वो डोमिनेट करेगा किसको, ओवर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड सो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हीलियम मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे पास। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारे पास, सबको समझ में आ गया। तो हाँ, किस बात पे हम सब कंसिडर कर रहे थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारे पास है टाइप ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी हमने क्या कहा कि जब 2 एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो वो आपस में जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, बाय द ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ओवरलैपिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है, तो हमने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए जो हमारे 11th के सिलेबस तक है। तो देखो 2 तरीके की ओवरलैपिंग है, अगर हम वेव फंक्शन के बेस पे देखेंगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग और या आउटफेस ओवरलैपिंग और पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। तो हम लोग यहाँ पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ओवरलैपिंग को हम देखते हैं तो अगर 2 एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तो वहाँ पे 2 तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। एक कहलाता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड। एक क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड कहलाता है। तो जब हम बॉन्डिंग की बातें कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और ओवरलैपिंग कह रहे हैं, तो ओवरलैपिंग में हमने कहा कि अगर 2 एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और एक ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये जो ओवरलैपिंग कहलाती है क्या कहलाती है, एस एस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग है, एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। इन द सेम वे पी ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं, डी ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं, एस ऑर्बिटल पी के साथ ओवरलैप करता है। तो आइए इसको देखे करके समझते हैं। तो पहले टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग समझते हैं हम लोग कि द कोवेलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन द नेचर। तो हम सबसे पहला जो हमारे पास ओवरलैपिंग है वो किस तरीके की है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम 2 तरीके की बॉन्डिंग देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज अ पाई बॉन्ड। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड कर रहा है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा। अब सबसे पहले हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल along the internuclear axis. This is called as head-on overlap और axial overlap. हमने क्या कहा, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा से। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप
दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यानी दो ऑर्बिटल के जो एंड होते हैं आपस में क्या करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड. और वी कैन से दैट कि व्हेन टू ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर along the internuclear axis. तो एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग along the internuclear axis, आप कुछ भी कह सकते हो, वो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड. अब वो कैसे कर रहा है देखो. तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इफ टू एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग टू ईच अदर, तो ये वन एस ऑर्बिटल है, सेकेंड एस ऑर्बिटल है, बोथ आर ओवरलैपिंग, दोनों ने ओवरलैप कर लिया, और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ठीक है. तो एस एस ओवरलैपिंग हो गई. जब ये ओवरलैप कर लेंगे तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ पे न्यूक्लियस. ठीक है. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा आफ्टर ओवरलैपिंग. जब वो बॉन्ड बन गया तो ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से दिखाई देगा. ठीक है. सेकेंड वन है ये आप हाइड्रोजन में बॉन्ड अगर बनाएंगे तो वन एस ओवरलैपिंग होगी. अगर हीलियम में लिथियम में बना रहे तो टू एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा. तो वहाँ आपको एस एस ओवरलैपिंग मिलती है. दूसरा ओवरलैपिंग जो हमारे पास है वो क्या है, एस पी ओवरलैपिंग. एस पी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, एक हाफ फिल्डेड एस ऑर्बिटल है किसी एक एटम का, दूसरे एटम का क्या है, हाफ फिल्डेड पी ऑर्बिटल है. दोनों आपस में क्या करेंगे, हम कंबाइंड होंगे, ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे. ठीक है. जैसे एस ऑर्बिटल है, ये क्या हो गया हमारा पी ऑर्बिटल. अब ये दोनों यहाँ से यहाँ, ये दोनों बॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो ये देखो ओवरलैप कर गए दोनों. जब ये ओवरलैप कर गए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो शेप बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, कुछ इस तरीके से बनेगा, एक बड़ी लोब और एक क्या हो जाएगी, स्मॉल लोब. तो ये हमारा हो जाएगा पी एस पी ओवरलैपिंग. ठीक है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको यहाँ पे मिलेगी. थर्ड हमारे पास क्या है, पी सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो वो पीपी ओवरलैपिंग से बनता है. कैसे बनता है वो, पीपी ओवरलैपिंग से. इसका मतलब है कि कितने, दो पी ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. तो इसका एक एंड और इसका एक एंड, ये दोनों एंड आपस में क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरलैप कर जाएंगे. तो ये ओवरलैपिंग हो गई. इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपी ओवरलैपिंग. जब पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम क्या बना रहा है, आपस में ओवरलैप कर जा रहा है. और जब वो आपस में ओवरलैप कर रहा है तो वो क्या बना देगा, पीपी ओवरलैप, और एक हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएगा. जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ये यहाँ पे कॉमन लोब हो गई. तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक एक कॉमन लोब और यहाँ पे ये स्मॉल लोब. ठीक है. तो ये हमारा क्या कहलाता है, पीपी ओवरलैपिंग. तो तीन तरीके के ओवरलैपिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं. एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा एस पी ओवरलैपिंग, और तीसरा क्या हो गया, पीपी ओवरलैपिंग. और इससे हमें क्या मिल रहा है, सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है. सेकेंड आते हैं हम लोग किसके ऊपर, पाई बॉन्ड. तो व्हाट इज द पाई बॉन्ड, द ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग consisting of two social type charges clouds above and below the plane of the participating atom. अब हमारे पास यहाँ क्या है, तो लेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग. तो वेन एवर टू ऑर्बिटल ओवरलैप लेटरल और साइड वाइज, तो वो जब बनाते तब उसको क्या कहते हैं कि क्या कहेगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा. और पाई बॉन्ड में आप देखिए कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है. ये पी ऑर्बिटल है हमारे पास, ये एक पी ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया. अब इसकी ये लोब इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, ये लोब इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा. और इसमें जब देखो एक लोब, ये हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो गया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर एक हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक लोब मिल गई, और यहाँ पे एक हमें क्या मिल रहा है, दूसरा लोब मिल रहा है. तो ठीक है. तो ये हमारा क्या बन गया, पाई बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या हो रही, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही. ठीक है. और एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब होगी, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो हम यहाँ पे देखो ना, जब भी ओवरलैपिंग होती है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग हमको कहाँ मिलेगी, वो सिग्मा बॉन्ड में मिलेगी. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा है. तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हमें कहाँ मिलती है, सिग्मा बॉन्ड में. तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू अ पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रांगर देन द पाई बॉन्ड. ठीक है. लास्ट हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th में यही होता है, जब भी कोई भी पेपर बनता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज द कंपैरिजन और डिफरेंसेस बिटवीन द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड. द बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल
अलॉन्ग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। हमने सिग्मा बॉन्ड में क्या कहा था कि जो बॉन्ड बनता है वो एंड टू एंड ओवरलैप से बनता है, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल एस 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 पी एन पी पी तीनों ही केसेस में बन सकता है, लेकिन जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो एस एस ओवरलैपिंग से नहीं बनता। वो भी जब भी बनेगा पाई बॉन्ड या तो पी पी ओवरलैपिंग से बनेगा, या पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, या डी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। एस ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म द पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज एंड हैंस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब हम बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इन दिस केस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। अब हम सिग्मा बॉन्ड की करें तो हम क्या कहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो सिमेट्रिकल होगा, और पाई बॉन्ड में कैसा होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल होता है, एक ऊपर एक नीचे की ओर। ठीक है, sigma bond consists only one electron cloud symmetrical about the internuclear excess, but the pi bond having a two electron clouds, one above and the one below the plane of the internuclear excess or atomic nuclei। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ते हैं तो यूज होता है कि द फ्री रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, बट द फ्री रोटेशन अराउंड द पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो जो वो ड्यू टू फ्री रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के कारण, उसमें बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं तो हमें काम आता है वो फ्री रोटेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो दिस इज द कंपैरिजन एंड थैंक यू फॉर द टुडे।